लास्ट लेक्चर हमने रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने वाले थे, वी स्टॉप। उसमें मैं आपको सिखा रहा था इनकम के बारे में। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम दो तरह की इनकम है, टैक्सेबल इनकम नॉट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, नहीं रुक इधर ही देख खाली लेक्चर देख बैठ के, फिर वो खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, अभी इनकम दो तरह के इनकम है, टैक्सेबल इनकम नॉट टैक्सेबल इनकम। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था। ठीक है, अच्छा ये टैक्सेबल इनकम क्या है? ये वो इनकम है जिसमें से आपको क्या गवर्नमेंट को टैक्स देना है। गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स देती है वो ये टैक्सेबल इनकम में से देती है। यानी मैं जो भी इनकम कमाता हूँ, मैं जो भी पैसा कमाता हूँ, वो सारा इनकम टैक्सेबल है? नहीं, वो सारा इनकम टैक्सेबल नहीं है। मतलब जो मैं इनकम कमाता हूँ दो तरह के होते हैं, उसमें से कुछ इनकम टैक्सेबल होता है, कुछ इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। मतलब नॉट टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो माफ है, गवर्नमेंट ने माफ किया है। गवर्नमेंट कहती है कि इसमें से आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। आपको जो टैक्स देना है वो कौन से इनकम में से देना है? ये वाले इनकम में से, टैक्सेबल इनकम में से आपको टैक्स देना है, नॉट टैक्सेबल इनकम में से आपको टैक्स देना नहीं। तो दो तरह का इनकम होता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो कि हमारी गवर्नमेंट हमसे ना गला दबा के हम जो भी इनकम कमाते हैं उसमें से सब में से टैक्स लेती है। नहीं, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप थोड़ी है, नॉर्थ कोरिया थोड़ी है डिक्टेटरशिप। वहाँ पे चाइना में कम्युनिस्ट है, वो भी एक तरह का डिक्टेटरशिप है। तो वहाँ पे पूछते नहीं है, बस टैक्स ले लेते हैं। नहीं, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। और एक चीज़ याद रखना, हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि हर एक रुपए पे टैक्स लगाती है। नहीं, आप जो कल आप भी इनकम कमाओगे तो कल आप भी जो इनकम कमाओगे तो हर इनकम पे आपको टैक्स देना है? नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, हम जो इनकम कमाते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। टैक्सेबल इनकम, उसमें से कुछ इनकम टैक्सेबल है, कुछ इनकम टैक्सेबल नहीं है। बराबर? अच्छा भी ध्यान से सुनो, ये जो नॉट टैक्सेबल इनकम है ना, इसको इनकम टैक्स में क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट, ये नाम से बुलाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर से एक बार बता रहा हूं। नॉट टैक्सेबल इनकम को क्या कह के बुलाते हैं? एग्जेम्प्ट। आज के बाद मैं कभी भी एग्जेम्प्ट वर्ड बोलूं तो आप समझ जाना कि एग्जेम्प्ट मतलब ये क्या है? ये वो इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है। तो नॉट टैक्सेबल इनकम के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, हमको लैंग्वेज भी तो सीखनी है कि नहीं? डॉक्टर लोग कैसे बोलते हैं? लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन। समझ में आता है? नहीं, इंप्रेस हो जाते हैं ना। ठीक है कि नहीं? तो उनकी अपनी भाषा है, तो हम भी उनको इस तरह से बोल के उनका भी मजा लेंगे। एग्जाम मरसा लेंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और भी मैं वर्ड सिखाऊंगा, बोलना उनके सामने, वो ढूंढते रह जाएगा। अंडरस्टूड? जस्ट एक जोक है, ऐसा बुरा मत लेना, दिल पे मत लेना, जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, हो सकता है किसी के मम्मी डैडी डॉक्टर हो, बुरा मान जाए, इट्स अ जोक। ठीक है, नॉट टैक्सेबल इनकम, तो इसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? एग्जेम्प्ट। यस, ठीक है। तो हम दो तरह के इनकम कमाते हैं। मतलब मैं अभी मेरा एग्जांपल ले लो, मैं जो इनकम कमा रहा हूँ क्या वो सब टैक्सेबल है? क्या हर एक रुपये पे टैक्स लगता है? नहीं, मैं जो इनकम कमाता हूँ उसमें से कुछ टैक्सेबल है, कुछ टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, पता कैसे चलता है?
अरे इनकम टैक्स लॉ यही तो है, मैं सच कह रहा हूं, पूरा इनकम टैक्स लॉ, ये जो पूरा एक्ट है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें जो प्रोविजंस है वो इसी बारे में है। मतलब हम यही सीखेंगे इनकम टैक्स लॉ में, कौन सा टैक्सेबल इनकम है और कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट है। पूरा लॉ इसी के ऊपर है, बाइफर्केशन किया है पूरे लॉ में, बताया है वेरियस सेक्शंस में कौन कौन से इनकम टैक्सेबल है, उनको टैक्स कैसे करना है, कितना टैक्स लगाना है, और कौन से इनकम टैक्सेबल नहीं है। पूरा लॉ इसी के ऊपर बेस्ड है, सच में। और मैं आपको यही सिखाने वाला हूं, और जो भी दुनिया में इनकम टैक्स सिखाएगा वो यही सिखाएगा। तुम कल सीए में भी चले जाओगे ना, सीए करोगे, सीएस करोगे, बराबर, या और कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, इनकम टैक्स आएगा ही, और इनकम टैक्स जो भी सिखाएगा वो यही सिखाएगा। यही लॉ है, और लॉ में आपको यही सीखना है, आपको यही समझना है कौन सा इनकम टैक्सेबल है, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं है। इतना सिंपल है, इसलिए घबराओ मत, बहुत इजी है, मेरे साथ पढ़ते जाओ, हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे ना। तो इनकम टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बाइफरकेट किया है, बहुत सारे सेक्शंस है जिसमें बताया है कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं। कुछ सेक्शंस है, कुछ सेक्शंस है, जैसे मैं आपको एक सेक्शन बता देता हूं, सेक्शन 10, उसमें पूरा लिस्ट दिया है कौन से इनकम एग्जेम्प्ट है। देखो, इनकम एग्जेम्प्ट जब होता है, या तो फुल इनकम एग्जेम्प्ट होता है, यानी पूरा इनकम, मैंने 10,000 रुपया कमाया, पूरा 10,000, 1 करोड़ कमाया, पूरा 1 करोड़ माफ, या तो फुल एग्जेम्प्ट होता है या तो पार्शियल। पार्शियल मतलब 1 करोड़ में से 60 लाख माफ, 50 लाख माफ, आपने 5 लाख रुपया कमाया, 5 लाख माफ, 12 लाख रुपया कमाया, 10 लाख माफ, 2 लाख टैक्सेबल, ऐसा होता है। मतलब आपका अभी 12 लाख कमाया, 10 लाख माफ, 2 लाख टैक्सेबल। तो इसमें क्या था, आपका एक पार्शियल इनकम एग्जेम्प्ट, पार्शियल इनकम टैक्सेबल। तो एग्जेम्प्ट 2 तरह के होते हैं। तो सेक्शन 10 में पूरा लिस्ट दिया हुआ है कौन से इनकम एग्जेम्प्ट है, ये भी बताया कि वो फुल एग्जेम्प्ट है या पार्शियल एग्जेम्प्ट है, कौन से, सेक्शन 10 में। और भी सेक्शंस है जो डील करते हैं इसके बारे में है कि और कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि लॉ में लिखा हुआ है कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो हमको बाइफरकेट करना पड़ता है। हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम में यहां जो भी इनकम लिखते हैं, कौन सा इनकम लिखते हैं हम लोग, सब टैक्सेबल इनकम लिखते हैं, ये वाला इनकम लिखते हैं। और एग्जेम्प्ट इनकम नीचे नोट्स में लिखा जाता है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट था, ये इनकम हमने कमाया है, लेकिन एज पर सेक्शन 10 या एज पर सेक्शन और कोई सो एंड सो सेक्शन इट इज एग्जेम्प्ट। तो नीचे नोट्स में लिखे जाते हैं, जो भी इनकम एग्जेम्प्ट होते हैं वो सब नोट्स में लिखे जाते हैं। और स्टेटमेंट के अंदर कौन से इनकम लिखे जाते हैं, टैक्सेबल इनकम लिखे जाते हैं कि भाई ये सब मेरा टैक्सेबल इनकम है। हम बाद में ये स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, ये तो जस्ट मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो इनकम टैक्स लॉ में बताया हुआ है टैक्सेबल इनकम और कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट है उसके बारे में, ठीक है। अलग अलग सेक्शंस में बताया कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, इससे भी हमको पता चलता है कि कौन सा इनकम टैक्स से करना है, टैक्सेबल इनकम है, और कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट है। मतलब एक पर्सन का कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा और कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट होगा, इसका पता रेसिडेंशियल स्टेटस से भी किया जाता है। लॉ में लिखा है वो तो है, इसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस से भी पता चलता है कौन सा इनकम हमको टैक्स करना है
और कौन सा इनकम हमको टैक्स नहीं करना, कौन सा एग्जेम्प्ट है। अंडरस्टूड? तो इसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम हम बनाते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, तो ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाने से पहले क्या ढूंढना पड़ता है? रेसिडेंशियल स्टेटस। क्यों? ये जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं ना, इसमें हम टैक्स पेयर का क्या देते हैं? नाम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में लिखते हैं वो कौन सा पर्सन है। लास्ट लेक्चर में पर्सन का डेफिनेशन पढ़ाया था ना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ, तो लीगल स्टेटस में लिखा जाता है कि एसएससी कौन सा पर्सन है। अगर वो इंडिविजुअल है तो इधर लिखा जाएगा इंडिविजुअल, अगर वो एचयूएफ है तो इधर लिखा जाएगा एचयूएफ, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो लिखा जाएगा पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। कंपनी है तो इधर लिखा जाएगा कंपनी। अंडरस्टूड? तो लीगल स्टेटस में क्या लिखा जाता है? पर्सन, कौन सा पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और ये जो पर्सन है एसएससी, टैक्स पेयर, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस वो भी मेंशन करना होता है। मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाने से पहले आपको ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम किसका है, उस एसएससी का नाम, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, लीगल स्टेटस कौन से टाइप का पर्सन है, और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, कंपल्सरी। तो ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग बनाते हैं ना, निकालते हैं, ये रेसिडेंशियल स्टेटस स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाने से पहले कैलकुलेट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है कि पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंस बताया। लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीख जाते हैं टीवाई बीकॉम में, लेकिन क्यों निकालते हैं वो उनको पता ही नहीं होता है। वो समझते समझते वो सीए पहुंच जाते हैं। सीए कितने तो सीए इंटर पास कर लेते हैं, तब भी उनको मालूम नहीं होता क्यों निकाल रहे हैं। फाइनल में जाके पता चलता है जब वो काम करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं। टीवाई में तो बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाला जाता है, वी डोंट नो। हाँ, उनको पूछो कैसे निकालते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, फटाफट निकाल के देंगे वो आपको, बट क्यों, क्या जरूरत है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए क्यों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, ठीक है। तो हम लोग अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना क्यों जरूरी है। उससे हमको पता चलता है कि कौन सा इनकम पर्सन का टैक्सेबल है, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं है। इसका पता रेसिडेंशियल स्टेटस से भी चलता है। इसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर टैक्सेबल इनकम होगा तो इसमें इंक्लूड करेंगे, और अगर वो इनकम एग्जेम्प्ट होगा, नॉट टैक्सेबल होगा, तो नीचे नोट्स में लिखेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस हर पर्सन का फाइंड आउट किया जाता है, हर पर्सन का। अभी लास्ट लेक्चर में पर्सन का डेफिनेशन हमने पढ़ा ना, पर्सन में कौन कौन आते हैं। इनकम टैक्स लॉ में पर्सन का जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन लोग आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। 7 तरह के पर्सन के नाम बताए थे। ये सब लोगों को इनकम टैक्स लॉ में पर्सन मानते हैं, और अगर ये लोग इनकम कमाएंगे तो उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, दे विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स, करेक्ट, ठीक है।
तो हर पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है, इंडिविजुअल का भी निकालना पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म का भी निकालना पड़ता है, एचयूएफ का भी निकालना पड़ता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लॉ अलग है, एचयूएफ के लॉ अलग है, पार्टनरशिप फर्म का लॉ अलग है, कंपनी का लॉ अलग है, सबके अलग अलग लॉ है, सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, लेकिन आपको टीवाई में सबका नहीं पढ़ना है। टीवाई बीकॉम में आपको किसका रेसिडेंशियल स्टेटस सीखना है? इंडिविजुअल पर्सन का सीखना है। इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखना है। एचयूएफ का नहीं सीखना, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, पार्टनरशिप फर्म पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके टीवाई बीकॉम का जो आपका सिलेबस है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे सब किसके ऊपर पूछेंगे? इंडिविजुअल पर्सन पे ही पूछेंगे। ओके, तो हमको वैसे मैंने बता दिया आपको, हर एक का होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, हर एक का निकालने का रूल्स अलग है, लेकिन आपको सिर्फ किसका रूल सीखना है? इंडिविजुअल पर्सन का। इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो उसका जो रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो दिया है किसमें? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कौन से सेक्शन में? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अभी इंडिविजुअल पर्सन का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, वो दो टाइप का है। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ये दो टाइप के। मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन या तो क्या होगा? रेसिडेंट होगा, या फिर क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। दो में से एक, दोनों नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता आधा रेसिडेंट है आधा नॉन रेसिडेंट है, नहीं। या तो वो पूरा रेसिडेंट या फिर वो पूरा नॉन रेसिडेंट, एनीवन। ठीक है, अभी पता कैसे चलेगा? मैंने हाथ पे लिखा है रेसिडेंट नहीं, टैटू बनवाया नहीं, तो पता कैसे चलता है? कोई भी पर्सन रेसिडेंट है या कोई भी पर्सन नॉन रेसिडेंट है, एक इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, कैसे पता चलता है? माथे पे लिखा है नहीं, राशन कार्ड पे लिखा रहता है, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, तो पता कैसे चलता है? गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो लॉ है इसमें ये फाइंड आउट करने के लिए कि पर्सन रेसिडेंट है या पर्सन नॉन रेसिडेंट है, इसका रूल्स बनाए। मैंने बताया ना कौन से सेक्शन में? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। इसमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में एक इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट है कि नहीं, वो कैसे पता करेंगे? उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। किसमें? सेक्शन 6 सबसेक्शन। ठीक है, हम लोग ये रूल्स को कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडीशन। ठीक है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन मतलब दो रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। हेंसफोर्थ आगे से
हम लोग इसको रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 नहीं बोलेंगे, कंडीशन 1 कंडीशन 2 बोलेंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन है, क्या पता करने के लिए कि इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट है कि नहीं। मेरी बात ध्यान से सुना, देखो लॉ है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। जो मैंने कहा वो सुनो और वो याद रखो, ठीक है। क्या बोला मैंने, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में किसके रूल्स है, किसके कंडीशंस है, क्या फाइंड आउट करने के कंडीशंस है, इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट है या नहीं। कितने कंडीशन है, तो कंडीशन 1 कंडीशन 2, ठीक है। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, आप, मैं, हम लोग, आप या मैं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ये दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर ले, ध्यान से सुनो, ये दो कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल कर ले, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, एनी वन, बीच में क्या लिखा है और, तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। मैं वापिस रिपीट करता हूं, अगर कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड, ये दो में से एनी वन, ये दो में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर ले, वो रेसिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। मतलब अगर मैं फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करूं तो रेसिडेंट, सर सेकंड कंडीशन फुलफिल करूं तो भी रेसिडेंट है, सर दोनों फुलफिल करूं तो, पता था कुछ गधी होते हैं जिनके मन में सवाल आता है, सर दोनों फुलफिल करूं तो, दोनों करेगा तो भी रेसिडेंट, लेकिन तू दोनों कंडीशन क्यों चेक कर रहा है, क्या लिखा है बीच में, और मैंने बोला ना एनी वन, तो अगर तू फर्स्ट वाला कंडीशन फुलफिल कर ले तो तू क्या बन गया, रेसिडेंट। तो सेकंड नहीं चेक करने का, क्यों करेगा भाई, एनी वन कंडीशन बोला है ना, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना है, दोनों कंडीशन फुलफिल करना है ऐसा बोला है क्या। अगर दोनों कंडीशन लिखा होता ना कंपलसरी, तो इधर और नहीं होता, क्या होता, एंड। अगर एंड आया ना तो समझ जाना पहला कंडीशन फुलफिल करना है, दूसरा भी फुलफिल करना है, दोनों कंडीशन फुलफिल करने हैं, तब जाके रेसिडेंट बनेगा। लेकिन इधर एंड नहीं है, क्या लिखा है, और, तो आपको या तो फर्स्ट फुलफिल करना है या तो सेकंड। तो अगर फर्स्ट फुलफिल हो गया तो क्या बनेगा, रेसिडेंट, सेकंड नहीं देखने का बच्चा। हाँ, फर्स्ट फुल फेल हो गया, पहला कंडीशन अगर फुलफिल नहीं किया तो आप क्या सोचो, सेकंड कंडीशन के बारे में सोचो, फिर आप सेकंड कंडीशन चेक करो, तब सेकंड कंडीशन चेक करो। अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट, तो भी रेसिडेंट ही बनेगा। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया तो भी क्या बनेगा, रेसिडेंट। मतलब समझ में आया, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, बीच में और है ना, ये दो कंडीशन रखे उन्होंने, आपको कोई एक फुलफिल करना है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने दो जाल बनाए हैं मछली फंसाने के लिए, यानी आपको और मुझे फंसाने के लिए। पहला जाल इजी है, कोई भी फंस जाता है, पहला जाल फेंकते हो लोग, मतलब पहला कंडीशन, उसमें कुछ फंसते हैं, कुछ निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा जाल, जो बच गए ना उनके ऊपर दूसरा जाल फेंकते हैं, जो उसमें भी नहीं फंसे, जो उसमें फंस गए वो भी क्या बन गए, रेसिडेंट। लेकिन सर अगर पहला कंडीशन फेल, दूसरा भी फेल, दोनों कंडीशन अगर फेल हो गया तो बन गया ना, क्या बन गया, फिर नॉन रेसिडेंट, फिर वो रेसिडेंट नहीं है, फिर वो क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। मैंने बोला ना, दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट, मतलब फर्स्ट या सेकंड। ये दोनों कंडीशन क्या चेक करने के लिए, इधर क्या लिखा है मैंने, ऐसे टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना लिखा है मैंने रेसिडेंट। उसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशंस किसके हैं, रेसिडेंट के। अब मेरा रिवाइंड करके देख सकते लेक्चर, जब मैंने स्टार्ट किया ये तभी मैंने बोला था ये दोनों कंडीशंस किसके लिए, रेसिडेंट के लिए। नॉन रेसिडेंट के कंडीशन नहीं है तो नॉन रेसिडेंट कैसे बनता है। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ, पहला भी फेल,
दूसरा भी फेल, दोनों फेल हो गया तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। बोला है कि नहीं मजे? मैं अभी से बता देता हूँ, जो लोग रेसिडेंट होते हैं ना उनको ज़्यादा टैक्स भरना होता है, जो नॉन रेसिडेंट होते हैं उनको कम टैक्स भरना होता है। समझे कि नहीं? तो दो जाल बनाए, पहला जाल फेंकते हैं, आ गए सो आ गए, आ जाओ टैक्स भरो। जो बच के भाग रहे होते तुम भाग नहीं सकते भाई, तुमको टैक्स तो देना ही, ऐसे कैसे भाग जाओगे? तो दूसरा कंडीशन लगाते, उसमें जो फंस गए आ जाओ, और उसमें से भी जो बच के निकल गए तो फिर वो जेन्यून है, वो कौन हो गए? नॉन रेसिडेंट। जाओ मजे करो। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ प्रैक्टिकल, ये अराउंड 97-98 की बात है, 1997-98 की बात है। अमिताभ बच्चन है ना, वो यूरोप में रहता था, यूरोप या अमेरिका में रहता था। उसने वहाँ पर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, एक टीवी चैनल स्टार्ट किया था, एशिया चैनल, और वो बहुत पैसे कमा रहा था। वो बॉलीवुड में फिल्में साइन नहीं कर रहा था, वो इधर होता ही नहीं था, उसकी फैमिली भी उधर थी, बराबर सब उधर ही थे यूरोप, और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। बॉलीवुड छोड़ दिया था उसने, इनफैक्ट वही एक एक्टर है, वो जब चाहे छोड़ सकता है बॉलीवुड और वापस बॉलीवुड में कमबैक कर सकता है, बाकी और किसी में दम नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन वो सब फेल हो गए। खैर हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। तो वहाँ से बहुत पैसा कमा रहा था, ठीक है, लेकिन अब वो तो रेसिडेंट था, है ना? तो जो इंडिया का इनकम था, इंडिया में भी कुछ उसका एफडी वगैरह था, कुछ इनकम था उसका यहाँ से भी, तो जो इंडिया में इनकम कमा रहा था उस पर तो वो टैक्स दे रहा था। फॉरेन से, एशिया चैनल से वो जो पैसे कमा रहा था उस पे भी इंडियन गवर्नमेंट क्या लगा रही थी? उस पे टैक्स। मतलब समझे आप? इंडियन इनकम पे भी टैक्स लग रहा था, फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लग रहा था, दोनों इनकम पे टैक्स लग रहा था। अब जो फॉरेन इनकम था उस पे वो इंडिया में भी टैक्स दे रहा था और यूरोप में भी टैक्स दे रहा था, यानी वहां पर भी टैक्स भर रहा था, यहां पर भी टैक्स पे कर रहा था। परेशान हो गया वो। हाँ, सीए के पास गया अपने, चार्टेड अकाउंटेंट, उसने बोला कोई लीगल रास्ता बताओ, मेरे को टैक्स का चोरी नहीं करना है, एक लीगल रास्ता बताओ कि एक लीगल रास्ते से मैं अपना टैक्स बचा सकूं। सीए के पास गया और सीए ने उसको आइडिया दिया कि भाई तू क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। पूछा उसने क्या फायदा होगा नॉन रेसिडेंट बनने से? तो सीए ने बताया उसको, देख तू नॉन रेसिडेंट बनेगा ना तो खाली तेरा जो इंडियन इनकम